सर्वप्रथम औद्योगिक नीति के ऊपर चर्चा करेंगे। और औद्योगिक नीति की बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य निर्माण के पश्चात अगस्त 2001 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो अगस्त 2001 में झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और अधिसूचित करने की तिथि कब थी? तो 1 मार्च 2001 से इसे अधिसूचित किया गया था। राज्य की औद्योगिक नीति की अधिसूचना जो थी यह कब से लागू की गई है? तो आपका 1 मार्च 2001 को इसे अधिसूचित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो उस समय झारखंड जो था एक नवीन सृजित राज्य था और राज्य में आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, जिसके लिए आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास करना और साथ ही साथ इसके द्वारा बेरोजगारी में कमी लाने का प्रयास की बात कही गई थी, प्रमुख उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो झारखंड खान से संबंधित, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज और खान उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ निवेश को बढ़ावा देने का उद्देश्य इस नीति के अंतर्गत रखा गया था, ताकि राज्य का जो संतुलित विकास हो वह विकास हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूलाधार जो है वह आपका खनिज है। याद रखिएगा, खनिज है यहाँ का राज्य का अर्थव्यवस्था का मूलाधार। और यहाँ पठारी प्रदेश होने के कारण बहुत कम मात्रा में यहाँ कृषि की जाती है और इसके लिए राज्य में संतुलित विकास करने के लिए यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई खान और खनिज के माध्यम से। साथ ही निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का बात किया गया और विभिन्न प्रकार के लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात इस नीति में कही गई थी। साथ ही साथ उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना इस प्रथम औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य था। इस नीति के परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में, औद्योगिक उत्पादन में और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। स्टेट जीडीपी में वृद्धि होती है। और इसके सफल क्रियान्वयन में योगदान किसका था? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आधारभूत संरचना विकास निगम, साथ ही खादी बोर्ड और झारक्राफ्ट जैसे संगठनों का इसमें मूल योगदान देखा जाता है। इसके पश्चात 2012 की औद्योगिक नीति को देखते हैं और यह जो नीति थी 2011 तक, ध्यान रखिएगा 2001 की जो औद्योगिक नीति थी यह 2011 तक चली थी। इसके पश्चात जो है 2012 में नई औद्योगिक या दूसरी औद्योगिक नीति आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था बृहत उद्योगों एवं लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के मध्य एक संबंध स्थापित करना। चूंकि झारखंड में बहुत सारे उद्योग जो कि बृहत उद्योग हैं उसकी स्थापना की जा चुकी है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लघु और सूक्ष्म उद्योगों का एक संजाल बिछा हुआ है और इन दोनों के मध्य आपसी समन्वय और संबंध विकसित करने का मूल उद्देश्य लेकर के झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 का सृजन किया गया था। और इस नीति के द्वारा राज्य में औद्योगिकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कुल 16 उद्देश्य या नीतियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें मूल हम लोग देख लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उद्योगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वह होता है हमारा पैसा। बिना पैसा का हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास को सतत रूप से प्रोत्साहित करने की बात कही थी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास किया जा सके और राज्य का संतुलित विकास हो सके। ऐसा नहीं कि यदि हम लोग देखें कि बोकारो हो गया, आपका धनबाद हो गया या आपका जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, ये सभी औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र में आते हैं झारखंड के अंतर्गत। लेकिन वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों की यदि हम लोग बात करें, जैसे आपका गुमला हो गया या सिमडेगा हो गया या फिर आपका पलामू, लातेहार या देवघर वगैरह की बात करें, तो इस एरिया में उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाया है। तो यह जो विकास है मूलतः असंतुलित विकास के रूप में हम लोग इसे देखते हैं और राज्य में संतुलित विकास के लिए सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की बात कही गई थी। इसके लिए विनिर्माण और विभिन्न प्रकार के
प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। साथ ही साथ रेशम, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात इस नीति में कही गई, ताकि राज्य में पर्याप्त रोजगार का अवसर सृजन हो सके और राज्य का संतुलित विकास हो पाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तकला से संबंधित या दस्तकारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात औद्योगिक नीति 2012 में कही गई थी। साथ ही साथ बृहत, लघु तथा सूक्ष्म उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करना जो इसका मूल उद्देश्य था, इसमें शामिल किया गया था। राज्य चूंकि एक खनिज संसाधन से युक्त एक राज्य है और इसे हम लोग भारत के रूर प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, और खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का तार्किक रूप से दोहन और अनुकूल प्रयोग राज्य के हित में करना इस नीति का मूल उद्देश्य था। अब यहाँ पर तार्किक दोहन का मतलब क्या हो गया? तो तार्किक दोहन का ऐसा है कि हम अनियंत्रित दोहन न करें। किसी भी चीज की अगर हम लोग अनियंत्रित रूप से उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो वह हमारे लिए हानिप्रद सिद्ध हो जाती है। और यदि हम लोग खदान में से या हम लोग कोयला का एक उदाहरण लें और अनियंत्रित रूप से उसकी खुदाई करना शुरू कर दें तो आने वाले समय में जो कोयला का उपयोग है जो हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी वह कोयले का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सही कोयला उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यानी कि सतत विकास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम करें और कल आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर पाए। तो यह हमारा तार्किक दोहन के अंतर्गत आ जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न प्रकार के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। ध्यान रखिएगा कि जामताड़ा में काजू का उत्पादन होता है, काजू का उत्पादन होता है और काजू जो है एक बागानी फसल है। तो इस प्रकार के फसलों की बागवानी झारखंड में करने का प्रयास इस नीति के अंतर्गत किया गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें समेटा गया है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को औद्योगिक विकास में उन्हें भागीदार बनाने की बात इसमें कही गई थी। क्योंकि झारखंड की जो जनसंख्या है उसमें कुल 26% के आसपास अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी है और अन्य बाकी आपका पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का हिस्सा है। तो इन लोगों को भी औद्योगिक विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात औद्योगिक नीति 2012 में कही गई है। वहीं नवीनीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में सार्थक प्रयास इसमें किया गया था और इसके द्वारा औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की बात कही गई थी। और राज्य के भीतर जो क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हो गई है उस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की बात 2012 की नीति में कही गई है, जिसे हम लोग संतुलित विकास के माध्यम से समझ सकते हैं। संतुलित विकास का मैंने इससे पूर्व आप लोगों को उदाहरण बता करके बताया कि संतुलित विकास से क्या है और इससे किस प्रकार से हम लोग क्षेत्रीय विषमता को दूर कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात कही गई है। और साथ ही झारखंड में सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। 2012 की नीति का यह प्रावधान था। झारखंड में इस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के तकनीकी, चिकित्सा तथा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में निजी निवेश से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की बात कही गई थी, ताकि उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ के छात्रों को प्राप्त हो सके और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्य या कहीं और पलायन न करना पड़े और उन्हें यह शिक्षा जो है झारखंड में ही प्राप्त हो पाए। वहीं मानव संसाधन के विकास और कौशल विकास के क्षेत्र में भी निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौशल विकास एक ऐसा क्षेत्र है, बिना इसका विकास किए हुए कौशल का हम किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का औद्योगिकीकरण नहीं कर पाएंगे। तो मानव संसाधन का विकास और उनमें कौशल विकास का बात कहा गया था, जो कि निजी निवेश को इसमें प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ राज्य का जो प्रशासन है उसके द्वारा सुगम और भयमुक्त माहौल बनाने का बात इसमें कहा गया था, तभी तो कोई निवेशक जो होगा वह आकर के झारखंड में अपना निवेश करेगा। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो झारखंड नक्सलवाद की समस्या से अति प्रभावित एक राज्य था। नक्सलवाद की समस्या झारखंड में व्यापक रूप से फैली हुई थी
अब इसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वह झारखंड में सही नहीं हो पा रही थी। यदि किसी निवेशक को, यदि किसी उद्योगपति को जमीन सरकार अलॉट भी कर देती थी तो वह वहां पर उद्योग स्थापित नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पर ये नक्सली लोग उनसे रंगदारी या अन्य प्रकार की फिरौती और वसूली किया करते थे, जिसके कारण उद्योग की जो लागत थी वो अत्यधिक बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था नक्सलवाद के कारण, उसे समाप्त करने की बात कही गई थी और इसके लिए सुगम एवं भयमुक्त माहौल के निर्माण की बात औद्योगिक नीति 2012 में कही गई थी। और यहाँ पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो विधि व्यवस्था थी उसे सुगम, संवेदनशील और पारदर्शी बनाने की बात भी इसमें कही गई है, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है। अब इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की क्या कार्य नीति रही थी उसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए निजी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार, औद्योगिक क्लस्टर और उद्योग पार्क को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि औद्योगिक नीति 2012 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखंड राज्य सरकार की क्या कार्य नीति रही है, तो उसमें निजी उद्योग रहेगा ऑप्शन में, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार का विकास रहेगा, औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण की बात रहेगी और उद्योग पार्क को विशेष रूप से प्रोत्साहन। इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन इसमें से नहीं रहेगा। वहां आपको बताना होगा कि इनमें से कौन थे 2012 की औद्योगिक नीति में। इसके अतिरिक्त राज्य में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की या एकल खिड़की सुविधा का विकास करने की बात कही गई थी। अब यहाँ यदि हम लोग देखें तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है और यह जो स्वीकृति होती है राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है और राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के अलग अलग विभाग इस स्वीकृति को प्रदान करते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अगर हम उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो हमें विद्युत चाहिए, तो उसके लिए हमें विद्युत मंत्रालय का चक्कर लगाना होगा। जब उद्योग लगा रहे हैं तो हमें जल की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए किसी और विभाग के पास जा रहे हैं। पर्यावरण क्लियरेंस की आवश्यकता होगी कि वहां पर भैया हम पर्यावरण को क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या हमारे उद्योग लगाने से किसी भी प्रकार का कोई पर्यावरण नहीं वहां पे खराब हो रहा है। तो ये सारे के लिए हमें अलग अलग विभागों में चक्कर लगाना पड़ रहा था। अब इन सभी की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा औद्योगिक नीति 2012 में प्रदान की गई है। साथ ही राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सुगम वातावरण का निर्माण पर बल दिया गया। आखिर अब होगा क्या? आधारभूत संरचना जो है हमारा, ये क्या होगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा हो गया सड़क हो गया, ब्रिज हो गया, रेल रोड हो गया, ये सभी आधारभूत संरचनाओं में आते हैं और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए एक सुगम वातावरण निर्माण की बात इसमें कही गई थी। वहीं पीपीपी की भागीदारी या निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने का बात कहा गया। लघु उद्योग, हस्तकला, कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित जो भी उत्पाद हैं उनके लिए एक बाजार की व्यवस्था पर भी बल दिया गया था। यानी जो भी छोटे उत्पादक हैं, छोटे निवेशक हैं या छोटे उद्योगपति हैं, उनके उत्पादों को उचित बाजार मिल सके ताकि वो अपने सामानों या अपने उत्पाद की उचित मूल्य प्राप्त कर सके, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था किया गया था। और यहाँ पर झारखंड में इस नीति के अंतर्गत इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सूचना एवं संचार तकनीकी, साथ ही साथ प्रसंस्करण आदि के लिए एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के निर्माण पर बल दिया गया। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण की बात कही गई है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है और उस जोन में केवल उसी प्रकार के उद्योग या उसके सहायक या संलग्न उद्योगों का विकास उस जोन में किया जाता है, जहां पर उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार ये 4 सेक्टर ध्यान रखिएगा: इस्पात, ऑटोमोबाइल, सूचना एवं संचार तकनीकी और प्रसंस्करण आदि उद्योगों के लिए एसईजेड के निर्माण की बात कही गई थी। साथ ही साथ झारखंड में जो भी बीमार और रुग्ण इकाइयां हैं उनकी पहचान करके उनका संरक्षण और विकास करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली का विकास करने की बात इसमें कही गई है।
और साथ ही विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना इसका एक मूल लक्ष्य था इस नीति के क्रियान्वयन के लिए। साथ ही साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं या दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति हैं उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने की बात की गई है। जिला स्तर पर सरकार के द्वारा भूमि बैंक का निर्माण किया जाएगा और भूमि बैंक प्रत्येक जिले में स्थित होती है, जिसमें सरकार पूर्व से ही अर्जित की हुई भूमियों को यहाँ पर शामिल करके रखती है। और जब कोई उद्योगपति किसी पर्टिकुलर जिले में जाता है उद्योगों की स्थापना के लिए, तो राज्य सरकार इसी भूमि बैंक या लैंड बैंक से उन्हें भूमि उपलब्ध करवाती है और उस समय उन्हें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक गलियारों के विकास की बात कही गई है और इन औद्योगिक गलियारों को इसमें बिजली, जल, आपका रेलवे संपर्क या विभिन्न प्रकार के जो क्लस्टर्स हैं और विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उससे जोड़ने का बात कहा गया है। साथ ही राज्य में वस्त्र औद्योगिक पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, जड़ी बूटी पार्क, खाद्यान्न प्रसंस्करण पार्क, औषधीय पार्क आदि का पीपीपी मॉडल पर विकास करने की बात नीति में कही गई थी। यह 2012 की नीति थी। और इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल के विकास के लिए एक SEZ प्रस्तावित किया गया था। साथ ही साथ राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की बात कही गई थी, ताकि यहाँ भूमि का अधिग्रहण और उसका आवंटन एवं नवीकरण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। ये बेसिकली उद्योग के लिए किया गया था। और विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी संस्थान है राज्य में, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां पर राज्य के निवासियों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की बात कही गई थी। और यदि कोई व्यक्ति इन संस्थानों को खोलना चाहता है तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। इसी संदर्भ में रांची और दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहला एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का बात कहा गया था राज्य के निवासियों के लिए औद्योगिक नीति 2012 में, तो आपका 25% सीटें। और मिनी टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है, तो रांची तथा दुमका में। ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे अलग अलग जिलों के, लेकिन ध्यान रखिएगा रांची और दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना की गई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए या विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए 2 जगह राज्य सरकार के द्वारा अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना की गई, एक रांची में, एक नई दिल्ली में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार कहां पर राज्य सरकार ने अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना की थी, तो एक नई दिल्ली भारत की राजधानी है और रांची झारखंड की राजधानी है। तो यानी देश और राज्य की राजधानियों में अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना की गई है। और राज्य सरकार ने इस नीति के तहत झारखंड राज्य में निवेश को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का प्रस्ताव रखा था। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि झारखंड में मोमेंटम झारखंड नामक एक आयोजन किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें विभिन्न उद्योगपति और निवेशकों ने हिस्सा लिया था और राज्य में विभिन्न स्तरों पर निवेश किया था। तो ये आपका झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 थी। अब चलते हैं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था यह था स्टेट ऑफ आर्ट अवसंरचना की स्थापना करना, विनिर्माण को प्रोत्साहन, समावेशिता में वृद्धि यानी जो संतुलित विकास की बात है उसमें वृद्धि करने की बात की गई है। इसमें एक नया तथ्य जोड़ा गया था कि नवोन्मेष को गति यानी इनोवेशन को यहाँ पर गति प्रदान करना और इसके कारण रोजगार अवसरों का सृजन यहाँ पर मूल लक्ष्य रखा गया था झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में कहा गया कि झारखंड राज्य को निवेशकों हेतु भरोसेमंद राज्य के रूप में स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य रखा था।
यदि कोई निवेशक झारखंड में आकर के निवेश करता है तो उसका निवेश असुरक्षित नहीं है, उसका निवेश यहाँ पर सुरक्षित होगा। तो यह जो भरोसा है यह राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2016 में देने का प्रयास किया है और राज्य में सतत औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करना इसका एक अन्य उद्देश्य था। साथ ही साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए वेब आधारित पारदर्शी कार्यशैली का विकास करना। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया गया, एकल खिड़की का हम लोग उपयोग करते थे कि जितनी भी जो भी एक्सेप्टेंस है या जो भी चाहिए उद्योगपति को जो भी सूचनाएं चाहिए या नीतियों से संबंधित या उसे जो भी एक्सेप्टेंस चाहिए वो वेब आधारित कर दिया गया। अब ऑफिस का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, अब घर में बैठ करके ऑफिस में बैठ करके आप अपने सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आप ये सारे परियोजनाओं का अनुमोदन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति बनाई गई उसमें किया गया कि नवोन्मेष गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने की बात इसमें कही गई है। वहीं निजी निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देने की बात कही है। कहाँ है तो अवसंरचनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यह बात कही गई है। साथ ही साथ ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह को रेशम कीट पालन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात इसमें कही गई है। वहीं एमएसएमई उद्योग के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था, ऋण या लोन की व्यवस्था की भी बात इसमें कही गई है ताकि औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आपका जो एमएसएमई क्षेत्र है मेरा उसका विकास हो सके और एमएसएमई का जैसे ही विकास होगा वैसे ही यहाँ पर रोजगार सृजन बढ़ता जाएगा। साथ ही झारखंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवा प्रदाताओं का विकास किया जाना था और निर्यात उद्योगों को, जो भी उद्योग हैं जो निर्यात करते हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी। साथ ही साथ अन्य तथ्यों को यदि हम लोग देखें तो जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग था, चाहे महिला हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, दिव्यांग वर्ग हो, उन्हें विशेष प्रोत्साहन का बात दिया गया। निगरानी, मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती देने की बात कही गई है। कौशल विकास का बात कहा गया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है झारखंड में या जो किया जा रहा है उसकी गति को और तीव्र करने की बात कही गई है। जो श्रम गहन उद्योग हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही गई ताकि झारखंड में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास पर इसमें विशेष बल दिया गया। यानी कि जो भी क्षेत्र झारखंड में औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित क्षेत्र हैं उनके विकास की बात कही गई है और क्षेत्र विशेष कौशल विकास और व्यावसायिक कुशलता को मजबूती प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी और विद्यालयों से कहा गया था कि वो अपने यहाँ पर स्टार्टअप और नवोन्मेष उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। विद्यालय में आपका विश्वविद्यालय भी आ जाएगा और विद्यालय स्कूल से ही यह चीज नवोन्मेष या इनोवेशन का बीज डालने की बात कही गई थी। तकनीकी उन्नयन और शोध का विकास को समर्थन दिया गया था। ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया गया और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के श्रम सुधार किए गए हैं। और यह जो नीति थी 2016 की, उसने मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर फोकस रखते हुए इसके लिए कुछ कदम उठाए थे, जिसमें पहला कदम था आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देते हुए व्यवसाय वातावरण में सुधार करने की बात कही गई थी। विनिर्माण प्रक्रिया को सक्षम बनाने की बात कही गई थी। शून्य प्रदूषण उत्सर्जन, क्योंकि आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बनी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। तो इससे निपटने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में शून्य प्रदूषण उत्सर्जन संयंत्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सके। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देख चुके हैं 2016। अब आते हैं 2021 की झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी
अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है, इसे रट्टा मार करके आप लोग जाइएगा। 2016 की जो औद्योगिक नीति थी वह 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो पहली औद्योगिक नीति थी वह 10 वर्षों तक चली थी। पहली औद्योगिक नीति 10 वर्षों तक चली थी। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर सरकार के द्वारा नवीन औद्योगिक पॉलिसी लाई गई। उसी क्रम में 2016 के पश्चात 2021 में राज्य सरकार ने अपनी नवीन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी लेकर के आई थी। और यह जो नीति है 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई है। और इस नीति का जो मूल फोकस बिंदु था वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस था। यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का मूल फोकस बिंदु क्या था? तो ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों को लगाने में जो बाधक बन रहे थे 90 प्रावधान, उन 90 प्रावधानों को 31 मार्च के पहले समाप्त करने का निर्णय लिया था। यानी बहुत प्रकार का क्लियरेंस यहाँ पर उद्योगपतियों को चाहिए था और इन 90 प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। और उद्योग नीति के ड्राफ्ट के अनुसार वर्तमान में सरकार के लैंड बैंक में कुल 2015 एकड़ भूमि स्थित है। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 2015 एकड़ भूमि सरकार के लैंड बैंक में आज भी पड़ी हुई है। ये तीनों फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं इसके नीति के उद्देश्य की ओर। तो इस नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन इसका मूल उद्देश्य था 2011 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। और 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त करना, ये दोनों ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2021 की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में ये बातें कही गई हैं और ये दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये बगल में पैम्पलेट लगा हुआ है, देख सकते हैं। उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन थे, उन्हीं के द्वारा यह नीति लॉन्च किया गया था। और फोकस सेक्टर की बात करें 2021 में, तो कुल 6 सेक्टर थे जिसे फोकस सेक्टर का दर्जा दिया गया है। ये दोनों फोकस सेक्टर्स और प्रायोरिटी सेक्टर, ये दोनों ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फोकस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर टेक्सटाइल और अपैरल यानी वस्त्र उद्योग की बात कही गई है। ऑटोमोबाइल, आपका जो भी वाहन से संबंधित उद्योग है उसकी बात कही गई है। ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान में सरकारों के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु यह कहाँ तक फीजिबल है यह मैं नहीं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मुझसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो मैं इसे नहीं मानता हूं। उसका मूल रीजन नहीं मानने का क्या है? तो कभी आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा लिथियम का उत्खनन, इसके उत्खनन से कितना प्रदूषण फैलता है, ये ध्यान में रखिएगा इसे। तो चलिए, वो तो अलग विषय है। तो ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण का बात कहा गया कि इसे फोकस सेक्टर में रखा गया है। साथ ही साथ एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग, यह भी फोकस सेक्टर में है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन का जो क्षेत्र है उसे भी फोकस सेक्टर में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को रखा गया फोकस सेक्टर में। तो ये कुल 6 फोकस सेक्टर हैं, इन सभी को ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें, जो प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में टूरिज्म एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पर झारखंड बहुत ही आगे जा सकता है। साथ ही साथ हेल्थ केयर में, जैसा देवघर में हम लोग देख सकते हैं कि एम्स की स्थापना की गई और आने वाले समय में देवघर जो है एम्स के कारण झारखंड में एक मेडिकल हब बन सकता है, एक मेडिकल हब भी बन सकता है। कौन? तो आपका देवघर। साथ ही झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही गई है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात कही गई है, यह प्रायोरिटी सेक्टर में है। आईटी एंड आईटीज के निर्माण की बात यहाँ पर कही गई है। एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई है। स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स और ब्रीवरीज और डिस्टिलरीज, जैसे आपका शराब वगैरह हो गया,
शराब हो गया या किसी प्रकार का वाइन हो गया या बियर या किसी प्रकार का अन्य पेय पदार्थ जो है उसे हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में रखे हैं। तो ये 7 सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में रखे गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग यदि देखें झारखंड के मैप के अनुसार कि किस जगह पे किस किस चीज की स्थापना पूर्व की नीतियों के अनुसार की गई है, तो सबसे पहले रांची की बात करें तो रांची में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना चान्हो प्रखंड में की जा रही है। वहीं देवघर में आपका प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। देवीपुर में ये सारे ये प्रश्न रह सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आप लोगों का। देवघर में प्लास्टिक पार्क की बात कही गई है देवीपुर में। वहीं धनबाद में लेदर पार्क की बात कही गई है जो कि धनबाद के गोपालगंज में स्थापित की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम में आपका लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी बहरागोड़ा में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आदित्यपुर में स्थापना की जाएगी। ये कुछ तथ्य हैं, इसे ध्यान में हमें रखना है। फार्मास्यूटिकल पार्क और प्लास्टिक पार्क रांची और देवघर में, लेदर पार्क धनबाद में, लॉजिस्टिक पार्क बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आदित्यपुर में स्थापना की बात कही गई है। अब आते हैं इस पॉलिसी के विभिन्न कंपोनेंट्स के ऊपर में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में इंसेंटिव की हम बात कही गई है और यह इंसेंटिव भूमि की खरीद पर लगभग 50% तक की सब्सिडी देने की बात कही गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 में टेक्सटाइल सेक्टर में भूमि की खरीद पर सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा सकती है। ऑप्शन में आपका रहेगा 40%, 30%, 20% या 50%। तो आपका आंसर हो जाएगा 50%, ये ध्यान रखिएगा। वहीं 5 वर्ष तक कामगारों के लिए प्रति माह 1000 रुपए सरकार देगी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये टेक्सटाइल सेक्टर यानी वस्त्र उद्योग के लिए है। वहीं 1 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 7 वर्षों तक दी जाएगी। 7 वर्षों तक सरकार जो है टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पर 1 करोड़ रुपया प्रदान करेगी। वहीं जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान किया गया है। यदि सरकार वस्त्र उद्योग में किसी प्रकार का जीएसटी लगा रही है, जीएसटी वसूल कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ले रही है, तो उसे वापस करेगी उस निवेश करने वाले को या उद्योग की स्थापना करने वाले को। आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंसेंटिव की बात कही गई है, तो यहां पर भी कैपिटल सब्सिडी 50% की बात कही गई है। वहीं जीएसटी में 75 से 80% तक का इंसेंटिव देने की बात सरकार ने कही है, यह ध्यान रखिएगा। टेक्सटाइल में आपका जीएसटी रिटर्न करने की बात कही गई है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में 75 से 80% तक जीएसटी पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी। तो टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल में ये अंतर ध्यान में रखिएगा। दोनों में जीएसटी अलग अलग वसूला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एग्रो फूड सेक्टर में अपना उद्योग स्थापित कर रहा है तो उसके लिए भी इंसेंटिव की बात इस नीति में की गई है। क्या कहा गया है कि 35 से 75% तक वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी एग्रो फूड सेक्टर में। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन सेक्टर में इंसेंटिव देने की बात कही गई है। 5 वर्षों तक इनकम टैक्स रिम्बर्समेंट किया जाएगा उस कंपनी को जो एग्रो फूड सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। वहीं राज्य में स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन में 100% वापसी यानी 100% रिम्बर्समेंट की बात एग्रो फूड सेक्टर के लिए कही गई है और 1 करोड़ तक का ब्याज में सहायता सरकार उन्हें देगी। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप को जीएसटी, पेटेंट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% वापसी की बात कही है। यदि कोई स्टार्टअप लगा रहा है झारखंड में तो उसे न जीएसटी देने की बात होगी, न पेटेंट के लिए अगर अप्लाई करता है तो पेटेंट शुल्क उसे नहीं देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी होता है तो स्टाम्प ड्यूटी भी उसे 100% वापिस मिल जाएगी। वहीं लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस सेक्टर में यदि कोई उद्योग लगा रहा है तो उसके लिए सब्सिडी है 10 करोड़ रुपए तक का कैपिटल इंटरेस्ट और इंफ्रा इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक सेक्टर और वेयर हाउस सेक्टर में सब्सिडी दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। शिक्षा सेक्टर में यदि कोई निवेश कर रहा है तो जैसे मेडिकल कॉलेज बना रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहा है या निजी विश्वविद्यालय बना रहा है तो उसकी स्थापना पर सरकार
25% सब्सिडी देगी, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा सेक्टर में जो सब्सिडी है वह 25% दी जाएगी। वहीं टूरिज्म सेक्टर में जो सब्सिडी है वो क्या होगी, तो 30 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। टूरिज्म सेक्टर में होटल कोई बना रहा है या कोई अन्य सेवा दे रहा है टूरिस्टों को, तो उसमें निवेश कर रहा है सर्विस सेक्टर के लिए, तो उसमें सरकार 30 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। और झारखंड में 2021 की इस नीति के अनुसार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ये सीधा सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस औद्योगिक नीति या आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा दिया गया है, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 के अनुसार, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यटन को उद्योग का दर्जा। इसके बाद है आईटी सेक्टर में सब्सिडी की बात कही गई है, और मेगा आईटी यूनिट को जो है 5 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने की बात कही गई है, और ये 25 लाख की सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। स्टाम्प ड्यूटी 100% तक वापिस हो जाएगी आईटी सेक्टर के उद्योगों को। वहीं यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी सब्सिडी की बात कही गई है, और 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने की बात कही गई है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। वहीं उपकरणों की खरीद अगर कोई करता है अपने उद्योग के लिए तो उस पर जीएसटी माफ कर दिया जाएगा। 4% व्हीलिंग चार्ज का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। 4% व्हीलिंग चार्ज का अनुदान जो है राज्य सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने वाले निवेशकों को दिया जाएगा। वहीं लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग पर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी, और 5% तक छोड़ दीजिए से 80% तक का जो SGST है, स्टेट GST, उसे माफ कर दिया जाएगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित था। तो ये हमारा टोटल 2001 से लेकर के 2021 तक जितनी भी औद्योगिक नीतियां थी झारखंड की वो कंप्लीट हो चुकी है।